जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्या 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा? पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर को। तो इसके पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है और इसके स्रोत क्या है। तो आप जब लेसन पढ़िएगा ना तो सबसे पहला टॉपिक आपको यही मिलेगा, प्रकाश यानी प्रकाश और इसके स्रोत। तो देखिए सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे प्रकाश यानी प्रकाश क्या है और उसके स्रोत क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हम एक नंबर में इसका प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है? किसी भी वस्तु को यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या आंख के अलावा प्रकाश का भी होना आवश्यक है। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश के बिना हमारी आंख किसी काम का नहीं है, आंख का कोई वैल्यू नहीं है। तो दिन में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि सूर्य की प्रकाश उपस्थित रहते हैं। और रात में वस्तुओं को देखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो रात में किसी वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं? टॉर्च, मोमबत्ती या दीप को जलाते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर वस्तु हमें दिखती कैसे है, प्रकाश से वस्तु हमको दिख कैसे जाती है। तो हम ये समझेंगे कि वस्तु दिखती कैसे है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद मतलब उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक आती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी एक वस्तु को देखने के लिए इतना सारी क्रियाएं होती हैं। पहले प्रकाश आता है, वस्तु से टकराता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी सरल भाषा में हम कहेंगे प्रकाश वह कारक होता है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो प्रकाश हमारा हो गया। उसके बाद आता है इसके स्रोत। अब इसके स्रोत क्या है, यानी प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से वस्तुएं प्रकाश निकालती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं प्रकाश देती हैं। तो आप खुद से सोचिए, इतना आप सोच सकते हो कि आखिर प्रकाश आता कहाँ कहाँ से। तो सबसे पहले सूर्य से, चंद्रमा से, तारा से, उसके बाद आ जाता है लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, दीप, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि से क्या प्रकाश निकलती हैं। इसके अलावा भी कोई वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश निकलती हैं, हो भी सकती हैं। तो हम इतना जानते हैं। तो प्रकाश इन्हीं वस्तुओं से निकलती हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब बात आ जाती है प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है। तो पहला प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएगा क्या? सूर्य आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? तारा आ जाएगा। और मानव निर्मित में क्या क्या आ सकता है? आप सोचिए, मानव निर्मित में क्या आएगा? बल्ब आ जाएगा, बल्ब, दीप, मोमबत्ती आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा। ये क्या आ जाएंगे आपके मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है? तो दूसरा नंबर पे आ जाता है हमारा प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखिए कुछ ऐसा शब्द होता है जो अपने ही अंदर अपने परिभाषा को छुपा कर रखता है। तो सेम वही यहाँ पे कंडीशन है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। यानी वैसी वस्तुएं जो देखिए प्र से क्या हो जाएगा? प्रकाश और दीप्त से देना। यानी जो वस्तुएं प्रकाश देती हैं, यानी जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। और जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो कैसी कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे प्रकाश निकलता है? तो क्या आ जाएगा? सूर्य, चंद्रमा, तारा, बल्ब, दीप और मोमबत्ती। और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे क्या प्रकाश निकलती हैं। और अप्रदीप्त में क्या जाएगा तुम्हारा? पेन, बुक, टेबल इत्यादि क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त। यानी खुद से आप देख लीजिएगा, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती है उन्हें अप्रदीप्त, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक यानी 3 नंबर में हमारा क्या आ जाता है? तो 3 नंबर में आ जाता है हमारा प्रकीर्णन। यानी प्रकीर्णन क्या होता है?
तो इसमें आपको इसको अच्छा समझना पड़ेगा। इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे आता है। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन यानी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो निकलने के बाद क्या चंद्रमा पे पड़ता है, तभी ना चंद्रमा प्रकाश को क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा शोषित करता है, तब वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा पे पड़ रहा है, उसी प्रकार हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, उन पे भी तो प्रकाश पड़ता है ना। तो देखिए वो भी क्या करती हैं, वो भी क्रियाएं करती हैं, यानी वो भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और अवशोषित करके वायुमंडल के चारों दिशाओं में फैलाती हैं। अब बात आती है कि फैलाती हैं तो आखिर कहाँ पता चलेगा कि ये फैला रही है? चंद्रमा का तो हमको दिख जाता है कि रात में हम देख लेते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश निकला है, और कणों जो कण होते हैं वो कहाँ उत्सर्जित करते हैं प्रकाश, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। देखिए कहाँ उत्सर्जित करती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आया और उन कणों पे पड़ा, तो जिस वस्तु पे यानी जिस वस्तु पे डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो हम कैसे देखेंगे? यानी उन्हीं कण के वही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कि हम वस्तुओं को, घर में रखे हुए वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी घर में एक बुक रखा हुआ है तो उस पर सूर्य का प्रकाश थोड़ी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो हमको नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वो दिखता क्यों है? दिखता है इसलिए क्योंकि वो जो कण अवशोषित किए हुए हैं वही क्या प्रकाश को चारों दिशा में फैलाने, इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकीर्णन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक हमारा जाता है प्रकाश और उसके किरण। प्रकाश यानी 4 नंबर में आ जाता है प्रकाश के किरणें। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदीप्त वस्तु, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, एक चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य का प्रकाश लेकर के तब उत्सर्जित करता है। यानी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। ये 1 नंबर में आपको पक्का आएगा, इस साल ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो पूरा वीडियो है ना, इसमें आपको मतलब 5 नंबर आना ही है, हर एक साल रिपीट कराता है। तो आप इसको अच्छा से देखिए और PDF डाउनलोड करिए और याद करिए। उसके बाद आता है प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण क्या होता है? आखिर प्रकाश के किरण क्या है, तो हम समझेंगे। देखिए जैसे टॉर्च से प्रकाश निकलता है ना, तो प्रकाश निकलता है तो वो सरल रेखा में कई दिशाओं में जाता है, सरल रेखा में कई दिशाओं में जाता है। उसी रेखाओं में से जो सरल रेखाएं कई सारी होती हैं, उन्हीं में से जो एक सरल रेखा होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण। यानी देखिए यहाँ से हो गया, ये एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, कई सरल रेखाओं में जा रहा है कि नहीं, और ये जो एक है इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश के किरण। और यही किरण एक दो और मिल जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? मतलब 2 से ज्यादा अगर किरण मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कह देते हैं, किरण पुंज कह देते हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किरण पुंज कह देते हैं। अब बात आ जाती है किरण पुंज, यानी किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? तो किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में अपसारी किरण पुंज, और 2 नंबर में समांतर किरण पुंज, 3 नंबर में अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब बारी बारी हम एक एक को समझ लेंगे आसान तरीके में। देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होती है? अपसारी किरण पुंज प्रकाश का वह प्रकार जिसमें क्या होता है? अपसारी यानी अप मतलब क्या? बाहर। यानी आप देखिए शब्द से ही आप परिभाषा ढूंढिए। अपसारी मतलब क्या होता है? यानी बाहर, यानी एक बिंदु से निकलने वाली यानी जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। इसको हम क्या कहेंगे? एक बिंदु से ये प्रकाश निकल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है? इस प्रकार के प्रकाश में समांतर दिशाओं में क्या प्रकाश की किरणें जाती हैं। यानी सूर्य का प्रकाश क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है सूर्य के प्रकाश। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी में क्या होता है? यानी कई दिशाओं से प्रकाश बिंदु पर मिलेगा, यानी इधर से प्रकाश आती है, आके मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। यानी यह आ रही है और ये निकल रही है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपसारी किरण पुंज यानी बाहर जाएगा, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर होगा। यानी समांतर का मतलब क्या?
एक दूसरे के किरण के बीच में ये जो दूरी होता है ना, ये सेम होता है, तभी समांतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और अभिसारी मतलब क्या? अभिसारी मतलब सारी किरणें क्या होती हैं, आके मिल रही हैं, तब हो जाएगा अभिसारी किरण की। तो हमारा 4 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और 5वां टॉपिक हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर ले हम। 5वां टॉपिक हम क्या देखेंगे? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये भी आसान है, इसको भी देखेंगे। और आप अच्छे से याद करिए, हम लोग अच्छे से PDF मतलब लिख के दिए हुए हैं, आप उसको याद करते हैं तो शायद नंबर नहीं कटेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में 90+ लेकर के आइएगा 10th के एग्जाम में। बस आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। तो देखिए 5 नंबर में हमारा क्या आ जाता है? पारदर्शी, ठीक है, और पारदर्शी और पारभासी, और एक हो जाता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो देखिए पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी मतलब क्या? वैसी प्रकाश, यानी वैसी प्रकाश जो किसी वस्तु को क्या पार कर जाए, यानी आर पार कर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। किन किन वस्तुओं से प्रकाश पार कर जाएगा? तो कांच से, और क्या है जिन वस्तुओं से क्या प्रकाश पार कर जाएगा? और कौन ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश पार कर जाएगा? हवा से, पानी से, इत्यादि से क्या प्रकाश पार कर जाएगा। और पारभासी में क्या हो जाता है? पारभासी में क्या? पारभासी में देखिए क्या होता है, प्रकाश जिस वस्तु से गुजरता है ना, तो वो वस्तु क्या करता है? प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को छोड़ देता है। तो क्या हो जाएगा? तेल से भीगा हुआ कागज, तेल से भीगा कागज। उसके बाद कहा जाएगा रुखड़ा कांच, रुखड़ा कांच, और भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इतना ही देखेंगे। अपारदर्शी में क्या हो जाएगा? अपारदर्शी में होता है कि वैसी प्रकाश, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी। तो कौन कौन सी वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं गुजरेंगी, ये आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आप खुद से भी लिख सकते हो, इसको दो बता, तो इसको आप खुद से लिखिएगा। अपारदर्शी का इसको हम छोड़ रहे हैं, आपको जिम्मे दे रहे हैं, आप इसको खुद से लिखिएगा। देखते हैं आप लिख पाते हो कि नहीं। अगर नहीं लिख पाए तो जो PDF होगा उसमें तो हम लिख के देवे करेंगे। उसके बाद देखिए क्या आ जाता है, मेन टॉपिक आपका जिस टॉपिक का इंतजार था वो टॉपिक अब आने वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। का प्रकाश का परिवर्तन, ये पूछ देता है कि प्रकाश का परिवर्तन किन किन वस्तुओं से होती है। तो प्रकाश का परिवर्तन अब समझेंगे कि प्रकाश परिवर्तन है क्या। तो देखिए प्रकाश आकर और जिस वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है, जिस वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश के परिवर्तन। उसे ही कहते हैं हम प्रकाश के परिवर्तन। तो आप देखिए, आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है? दीवार है? नहीं, क्योंकि दीवार पे आप टॉर्च मारिएगा तो वहीं पर लहरा जाएगा, पार नहीं होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए चिकना सतह होना चाहिए, पेंट किया होना चाहिए, पॉलिश लगा हुआ होना चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण आपको एग्जाम में ये पूछता है कि एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यानी किन वस्तुओं से प्रकाश के परिवर्तन अच्छे तरीके से होती है। तो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, समतल दर्पण ये पूछता है। ऐसा है, अगर उस वस्तु पे पेंट नहीं लगा है, उस पे पॉलिश नहीं चढ़ाएगा, उन वस्तुओं से प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा। दीवार से नहीं होगा, आपको आपके घर में जो पेंट किया हुआ गेट है उससे थोड़ा सा होगा, क्योंकि उस पे ओरिजिनल पॉलिश नहीं लगा हुआ। मेन टॉपिक आ जाता है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, वो क्या हो जाएगा? लास्ट टॉपिक ये है और सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम है क्या? यानी परावर्तन के नियम में क्या है? किसी वस्तु से आते हैं प्रकाश की किरणें, टकराने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, ये फिगर बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है? एक हमारा क्या है? ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण से
प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। और ये हमारा एक प्रकाश आया किसी वस्तु से और समतल दर्पण पर टकराने के बाद ये देखिए किसी नियम का पालन करके वापस लौट गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या जाता है, यहां से एक लंब डाला जाता है, ये आपका अभिलंब डाला गया, ठीक है। और देखिए इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसको हम बी से डिनोट करते हैं और लंब को एन से। और ये देखिए ये हमारा जिस बिंदु पर आकर टकराई है उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, यानी ओ कहेंगे, ओ कहेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो आती है आपतित किरण और जिस लंब में पड़ती है क्या बनाती है, ये बनाती है, आई बनाती है। और ये कोण क्या बनाती है, आर बनाती है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ठीक है। यहाँ तक सोचने में कोई दिक्कत, इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण और इसे परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो हम लिख लिए, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा और क्या स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा कहाँ पे क्या लिखे हुए। तो चलिए देखिए ये हमारा फिगर बन गया। अब हम बारी बारी इसको देख लेंगे। तो देखिए आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, यानी आपतित किरण जिस वस्तु पर किरण आकर के टकराती है, यानी जिस वस्तु पर किरण टकराती है तभी ना पता चलेगा कि कौन किरण है, यानी जिस वस्तु पर आकर टकराती है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और आपतन कोण क्या है, अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण जिस सतह पर आकर के टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, यानी आपतन बिंदु ये है। अब आ जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है, यानी आपतित किरण जिस माध्यम से आई हुई रहती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम से लौट जा रही है, तब हम क्या कहेंगे, उसे परावर्तित किरण कहेंगे। यानी देखिए ये जिस माध्यम से आई हुई है उसी माध्यम में लौटेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब बात आ जाती है यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन यहाँ पे आई से हम क्यों लिखे, क्योंकि ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, इसलिए हम आई और आर लिखे हैं। आपतन कोण क्या होती है, तो आपतन कोण देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण क्या होगा, यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण हमारा क्या है, देखिए AON यानी एंगल AON, AON के बीच क्या कोण बन रहा है, आई बन रहा है, तो इसको हम आई कह देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परावर्तन कोण। अब यहाँ पे आ जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है, NOB यानी एंगल NOB। NOB में क्या हमारा बना रहा है, कोण R बना रहा है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, सब हम लोग समझ लिए परावर्तन कोण। अब बात आ जाता है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है। यानी हमारा AO NO और क्या हो जाएगा, OB यानी BO, ये तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है, एक ही सतह पर होता है। ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हमारा क्या है, AON बराबर क्या हो जाएगा, BON बराबर BON। यानी AON बराबर क्या है, आई है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उससे कोई NOB यानी NOB बराबर क्या है हमारा, R है। यानी I इक्वल टू R
यही क्या कहते हैं, हमारा प्रकाश का दूसरा नियम कहता है। और अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपसे हम गुजारिश ये करेंगे कि आप अभी इसको समझ लीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कॉपी लेकर के खुद से लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि दूसरे के लिखाए हुए लैंग्वेज को आप याद करिएगा ना तो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपने से लिखिए और थोड़ा सा PDF से सहायता लीजिए, और सहायता लेके आप याद करिए। याद करने के बाद आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, याद रहेगा। यानी आप अगर ज़िंदगी भर याद रखना चाहते हैं तो आप खुद से लिखिए। तो चलिए इतना ही कह के आप दूसरे वीडियो का वेट करिए, हमारा दूसरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।